नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पे। तो वे साथी जो पहली बार क्लासों को ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो कल की क्लास में है विद्यार्थियों, अपन ने जो फॉरेस्ट्री में जो इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री है उसका है जो सिलेबस एनालिसिस किया था फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। जो फॉरेस्ट्री है हॉर्टिकल्चर का जो सेकंड किताब है, सेकंड भाग है, उसके जो सिलेबस एनालिसिस किया था। आज अपन है जो इसका लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म एंड रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, यानी कि जो वानिकी है, वानिकी से संबंधित है जो आधारभूत जो आधारीय परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को है जो अपन देखेंगे। और अपन जो है फॉरेस्ट्री की सामान्य है जो डेफिनेशन है इनके बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को है जो अपन शुरू करते हैं। आज अपन जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़े। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आज है वो अपन फॉरेस्ट्री के जो सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री को हिंदी में वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वानिकी। फॉरेस्ट्री यहाँ वानिकी के बारे में है जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। और अगर बात करें फॉरेस्ट्री शब्द है जो फॉरेस्ट से लिया गया है। किससे लिया गया है? फॉरेस्ट्री शब्द है ये फॉरेस्ट से लिया गया है। फॉरेस्ट यहाँ वन। फॉरेस्ट्री शब्द किससे बना है? फॉरेस्ट्री शब्द है वो फॉरेस्ट से बना है, वन से बना है। और अगर अपन फॉरेस्ट शब्द की बात करें तो फॉरेस्ट शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फॉरेस्ट शब्द है लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। फॉरेस्ट शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है फॉरिस, उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के फॉरिस शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है फॉरिस। इस फॉरेस्ट शब्द से है जो लैटिन भाषा का फॉरेस्ट शब्द है, इस फॉरेस्ट शब्द से है जो फॉरेस्ट शब्द है वो लिया गया है। और अगर इस फॉरेस्ट शब्द के अपन अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है टू आउट, यानी कि बाहर। क्या होता है? आउटसाइड, या बाहर की साइड होता है। इसका है जो अर्थ होता है आउटसाइड, आउटसाइड। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द के अर्थ की बात करें तो फॉरेस्ट शब्द का अर्थ होता है वो आउटसाइड होता है। लैटिन भाषा के फॉरेस्ट जो शब्द है, फॉरेस्ट्री शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से लिया गया है। फॉरेस्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से लिया गया है। और फॉरेस्ट का अर्थ होता है आउटसाइड। अर्थात क्या होता है कि वह क्षेत्र जो कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य नहीं होते हैं और वहां पर है जो सघन वनों की है जो आच्छादित होती है उन्हें वन कहते हैं। या अगर अपन बात करें वन की बात करें, किसकी बात करें? अगर अपन वन की बात करें कि वन क्या होता है तो वन है वह क्षेत्र, वन की अपन डेफिनेशन देखें फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या होता है कि वह क्षेत्र जो कृषि योग्य नहीं होता है, वह क्षेत्र जो कृषि योग्य नहीं होता है, वह क्षेत्र जो कृषि योग्य है जो नहीं होता है, नहीं होता है, कृषि योग्य नहीं होता है। जहां पर अपन है जो कृषि नहीं कर सकते, कृषि योग्य नहीं होता है तथा वहां पर वन आच्छादित होते हैं, तथा वहां पर है जो सघन वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? सघन वृक्ष आच्छादित होते हैं, सघन वृक्ष आच्छादित होता है। सघन वृक्ष पाए जाते हैं। वह क्षेत्र जहां पर है कृषि योग्य नहीं होता है, जहां अपन कृषि नहीं कर सकते हैं, और वहां पर है जो सघन वृक्ष पाए जाते हैं, सघन वृक्ष पाए जाते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वन कहलाता है या फॉरेस्ट कहलाता है। और जो फॉरेस्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से लिया गया है। और इस फॉरेस्ट का अर्थ होता है आउटसाइड, यानी बाहर की साइड। वो क्षेत्र जहां पर है जो अपन है जो वो कृषि क्रियाएं नहीं कर सकते और वनों से आच्छादित होता है, यानी कि वहां पर है जो सघन वृक्ष पाए जाते हैं, वो है जो फॉरेस्ट शब्द कहलाता है। अगर बात करें अपन आगे विश्व वानिकी दिवस की, किसकी बात करें? विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस है वो है 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस, अपन बात करें विश्व वानिकी दिवस की। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस है वो विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को है जो मनाया जाता है। और यह है जो 1971 से है जो अपन ने मनाना शुरू किया। विश्व वानिकी दिवस है जो 1971 से है जो मनाना शुरू किया। अपन ने जो मनाना इसको है वो शुरू किया था और 21 मार्च को है जो अपन विश्व वानिकी दिवस है वो मनाते हैं। अब अपन बात करें आगे।
उसके अलावा अगर अपन देखें तो वन विभाग के अनुसार है तो वनों को है जो 33% भूमि पर है जो वन होने चाहिए। क्या वन विभाग के अनुसार अपन बात करें कि वन विभाग के अनुसार, किसके अनुसार, वन विभाग के अनुसार है 33% है जो भूमि पर है वन होने चाहिए। 33% भूमि पर वन होने आवश्यक है, वन होने चाहिए। 33% भूमि पर है वो वन होने चाहिए। ये वन विभाग ने कहा है कि 33% भूमि पर है वो वन होने चाहिए। किसके अनुसार है, वन विभाग के अनुसार है। लेकिन वर्तमान में जो 21 है तो 24% यानी कि 24.26% भूमि पर वन पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने वन पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में 24 से 26% भूमि पर है जो वन पाए जाते हैं। 24 से 26% भूमि पर है। वन पाए जाते हैं। वर्तमान में कितना प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं, तो वर्तमान में 24 से 26% वन भूमि पर है जो वन पाए जाते हैं। और वन विभाग के अनुसार है, वन विभाग के अनुसार है जो 33% भूमि पर है जो वन है अपन को वो होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो वन जो है जंगली जानवरों के लिए आवास, पानी और जो पुनर्चक्रण है आदि क्रियाओं में जो करता है। क्या करता है, जो वन होते हैं वो जंगली जानवरों के लिए, वन जंगली जानवरों के लिए, वन के अंदर जो जंगली जानवर रहते हैं उन जंगली जानवरों के लिए आवास बनाते हैं, आवास उपलब्ध करवाते हैं। उन जंगली जानवरों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। उन जंगली जानवरों को पानी की उपलब्धता करवाती है वन। उसके अलावा जो पुनर्चक्रण होता है वो पुनर्चक्रण की जो क्रियाएं करते हैं के लिए जो जिम्मेदार होते हैं या जो भागीदारी होते हैं वन होते हैं। वन है जो जंगली जानवरों को भोजन, जंगली जानवरों को आहार, जंगली जानवरों को पानी और जो पुनर्जनन की क्रिया है, जो पुनर्चक्रण होता है, जैसे कार्बन का पुनर्चक्रण होता है, कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है या कोई जानवर होता है, वो जानवर का है जो मृत्यु होने के बाद में है जो उसकी मिट्टी को है जो उसको अपघटित करते हैं, उसके शरीर को अपघटित करने में उनके पुनर्चक्रण में है जो वन है जो भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा बात करें अपन आगे तो आगे अपन बात करें अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला है वो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वन की बात करें अगर अपन तो सर्वाधिक वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और सर्वाधिक वन घनत्व की बात करें अगर अपन सर्वाधिक वन घनत्व की बात करें अगर अपन वन क्षेत्र की बात करें तो वो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वन घनत्व है, घनत्व की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक वन घनत्व है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, सर्वाधिक वन घनत्व है जो आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा बात करें अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा राजस्थान में सर्वाधिक वन घनत्व है वो कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। कहाँ है, उदयपुर जिले में। राजस्थान का जो उदयपुर जिला है वहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र और वन घनत्व है जो पाया जाता है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वन घनत्व है जो आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वो पाया जाता है वो उदयपुर में है जो पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन आगे अपन बात करें प्रमुख टर्मिनोलॉजी की बात करें, प्रमुख शब्दावली की बात करें। अगर अपन टर्मिनोलॉजी की बात करें अगर अपन शब्दावली की बात करें जो है शब्दावली है वो वन से संबंधित है, फॉरेस्ट्री से संबंधित है। अगर अपन शब्दावली की देखें, बेसिक शब्दावली की बात करें तो इसमें पहली शब्दावली आती है वो वन से संबंधित जो पहली शब्दावली आती है वो आती है डेंड्रियोलॉजी। क्या आती है, डेंड्रियोलॉजी। अगर अपन डेंड्रियोलॉजी की बात करें, इसको डेंड्रियोलॉजी या जीरोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रियोलॉजी या जाइकोलॉजी है जो कहा जाता है।
डेंड्रोलॉजी या जाइकोलॉजी की बात करें तो इसमें ये जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे, इसमें ये जो वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन होता है वो डेंड्रोलॉजी या जाइकोलॉजी है जो कहलाता है। वृक्षों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है एकड़। क्या है दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो है एकड़। अगर अपन एकड़ की बात करें तो एकड़ होती है वो क्या होती है? अगर अपन उसकी बात करें तो एकड़ होती है ये भूमि को मापने की एक इकाई होती है। क्या होती है? भूमि को मापने की एक इकाई होती है और एक हेक्टेयर में है जो लगभग 2.47 एकड़ पाया जाता है। एकड़ क्या होती है? एकड़ है वो भूमि को मापने की इकाई होती है। क्या होती है? भूमि को मापने की इकाई। भूमि को मापने की है जो इकाई होती है, एकड़ है जो भूमि को मापने की इकाई है। और एक हेक्टेयर में है जो लगभग, एक हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में लगभग 2.47 है जो 47 एकड़ पाए जाते हैं। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो एक हेक्टेयर में है जो लगभग 2.47 एकड़ होते हैं और भूमि को मापने की इकाई होती है। और डेंड्रोलॉजी यहाँ इसकी बात करें अपन, जाइकोलॉजी की बात करें तो ये है वृक्षों का अध्ययन करना। उसके अलावा अगर अपन और बात करें आगे टर्मिनोलॉजी की तो अगली अपनी टर्मिनोलॉजी आती है। उस टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो अगर अब अगली टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे वो बात करेंगे जलोढ़ की। किसकी का बात करेंगे? जलोढ़ या एल्यूवियल मृदा होती है उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जलोढ़ या एल्यूवियल, जलोढ़ या एल्यूवियल। जो जलोढ़ या एल्यूवियल मृदा होती है वो क्या होती है? नदियों द्वारा है जो पानी के साथ में बहकर है जो आती है वो है जो जलोढ़ या एल्यूवियल मृदा कहलाती है। जो पानी के साथ बहकर आई मृदा होती है वो क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। पानी के साथ बहकर आई मिट्टी, जो पानी के साथ बहकर आती है, पानी के साथ बहकर आई मिट्टी, पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी को है जो जलोढ़ या एल्यूवियल कहते हैं। जो पानी के साथ में बहकर आती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उस मिट्टी को जलोढ़ या एल्यूवियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूवियल या जलोढ़ कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें बेसल एरिया, तो बेसल एरिया क्या होता है? जमीन से 4.5 फीट तक का जो वृक्ष होता है, जो वृक्ष का तना होता है वो है जो बेसल एरिया कहलाता है। क्या बेसल एरिया की बात करें अगर अपन, किसकी बात करें? अगर अपन बेसल एरिया की बात करें, बेसल एरिया, बेसल एरिया या बेसल क्षेत्र की बात करें तो वो क्या होता है कि जमीन से 4.5 फीट ऊपर तक का है जो वृक्ष का क्षेत्र है जो बेसल एरिया कहलाता है। बेसल एरिया क्या होता है? जमीन से 4.5 फीट तक, जमीन से 4.5 फीट तक का वृक्ष का क्षेत्र, जमीन से 4.5 फीट तक के वृक्ष का क्षेत्र। तो जमीन से 4.5 फीट तक के वृक्ष का क्षेत्र होता है, वो जमीन से 4.5 फीट तक के वृक्ष का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो है जो बेसल एरिया कहलाता है, बेसल क्षेत्र कहलाता है। इसमें ये जो वृक्ष के जैसे ये एक वृक्ष है, मान लो अपन बात करें ये एक है जो वृक्ष है, ये जमीन है इसकी, ये वृक्ष की है जो जड़ें हैं और यहाँ से है जो यहाँ पर यहाँ तक है जो 4.5 फीट तक का क्षेत्र है। तो इसकी है जो चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये जो चारों ओर की वृक्ष की साल है, इस साल को है जो इस साल का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? वो है जो बेसल एरिया या जो बेसल एरिया है वो एरिया या बेसल क्षेत्र है वो कहलाता है। जमीन से 4.5 फीट तक के क्षेत्र है वो बेसल एरिया कहलाता है। उसके अलावा अपन देखें तो अगली अपनी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है ब्रेस्ट हाइट। कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है? ब्रेस्ट हाइट। अगर अपन ब्रेस्ट हाइट की बात करें, ये अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी ब्रेस्ट हाइट। ब्रेस्ट हाइट की बात करें तो ब्रेस्ट हाइट होती है जमीन से सामान्यतः 1.35 मीटर तक के वृक्ष की ऊंचाई होती है। क्या होती है? वह जमीन से 1.35 मीटर तक के वृक्ष की ऊंचाई, जमीन से 1.35 मीटर तक के वृक्ष की तने की लंबाई या तने की ऊंचाई।
जो जमीन से 1.35 मीटर तक के तने की ऊंचाई होती है, वो जमीन से 1.35 मीटर तक के वृक्ष की तने की जो मोटाई होती है, वृक्ष की तने की जो मोटाई या जो ऊंचाई होती है, उसको है जो क्या कहते हैं, उसको है जो ब्रेस्ट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तने की ऊंचाई की मोटाई। तने की जो ऊंचाई होती है, उस तने की जो ऊंचाई की जो मोटाई होती है, तो उसको है जो वृक्ष के जो तना होता है, तने की मोटाई की ऊंचाई है जो क्या कहलाती है, वो है जो ब्रेस्ट हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? मोटाई की ऊंचाई। जो तना होता है, उस तने की जो 1.35 मीटर तक का जो तना होता है, उस तने की जो जितनी ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई की जो मोटाई होती है, उस मोटाई को है जो क्या कहते हैं, उस मोटाई को है जो ब्रेस्ट हाइट कहा जाता है। उसको है जो ब्रेस्ट हाइट को है जो DBH भी कह जाते हैं। क्या कहते हैं? DBH। उसके अलावा बात करें तो इसको है जो DBH के नाम से भी है जो जाना जाता है। इस ब्रेस्ट हाइट को बात करें तो इसे है जो DBH के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? DBH के नाम से जाना जाता है। डायनोमीटर एट ब्रेस्ट हाइट के नाम से जाना जाता है। किसके मीटर? डायनोमीटर एट ब्रेस्ट हाइट के नाम से भी है जो इसको है वो जाना जाता है। इस ब्रेस्ट हाइट को है जो डायनोमीटर एट ब्रेस्ट हाइट के नाम से भी है जाना जाता है। उसके अलावा बात करें तो अगली जो टर्मिनोलॉजी अपनी आती है, वो टर्मिनोलॉजी आती है जैव विविधता। क्या आती है? जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग प्रजातियों के बीच में जो विविधता पाई जाती है, उसको है जो जैव विविधता कहते हैं। अब बात करते हैं अपन जैव विविधता की। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता क्या होती है? अपन बात करें जैव विविधता की। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता होती है पारिस्थितिकी के अंदर अलग अलग जीवों की जो प्रजातियां पाई जाती है, उनके बीच में है जो पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, उसको है जो जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी के अंदर पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों के मध्य की विभिन्नता। क्या कहलाती है? यह जो विभिन्नता होती है, ये विभिन्नता है वो जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता होती है। जीवों के बीच में जो प्रजातियों के बीच में, जीवों के प्रजातियों के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है, उसको जैव विविधता बोलते हैं। उसके अलावा बात करें तो बोले, अगली टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है बोले। क्या आती है? बोले। अगर अपन बोले की बात करें कि बोले क्या होता है, बोले की अगर अपन बात करें तो बोले क्या होता है? वृक्ष का जो मुख्य तना होता है, वो वृक्ष का मुख्य तना है जो बोले कहलाता है। बोले की बात करें तो बोले क्या होता है? वृक्ष का मुख्य तना। वृक्ष का मुख्य तना क्या कहलाता है? वृक्ष का मुख्य तना है वो बोले कहलाता है। वृक्ष का जो मुख्य तना होता है वो क्या कहलाता है? वो है जो बोले कहलाता है। उसके अलावा अपन बात करें बोल्ड फुट, 8वीं अपनी जो डेफिनेशन है वो है बोल्ड फुट। अगर अपन बोल्ड फुट की बात करें कि बोल्ड फुट क्या होता है, बोल्ड फुट की बात करें तो बोल्ड फुट है एक पेड़ की लकड़ी को मापने की एक इकाई है। क्या है? पेड़ की लकड़ी को मापने की एक इकाई है जो लगभग है जो 144 घन फुट के बराबर होती है। पेड़ की लकड़ी को मापने की इकाई है ये जो बोल्ड फुट होता है, पेड़ की लकड़ी को मापने की इकाई है, मापने की इकाई है जो लगभग है 144 घन फुट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जो लगभग है वो 144 घन फुट के बराबर होता है। यह है जो लगभग 144 घन फीट के बराबर होता है। 144 घन फीट के है जो बराबर होता है। 144 घन फीट किसके बराबर होता है? एक बोल्ड फुट के है जो बराबर होता है 144 घन फुट का। इसको है जो निकालने के सूत्र की अपन बात करें तो लंबाई फुट में, उसकी चौड़ाई है जो इंच में, उसको है जो 12 से है जो भाग देते थे। अगर उसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है लंबाई, ये लेते हैं अपन फुट में। उसके अलावा उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई लेते हैं अपन इंच में। किस में लेते हैं? चौड़ाई लेते हैं अपन इंच में।
और इसको है जो 12 से है जो इसका डिवाइड कर लेते हैं तो इसमें है जो अपन को बोल्ड फुट आ जाता है। बोल्ड फुट क्या होता है? बोल्ड फुट है जो पेड़ की लकड़ी को मापने की एक इकाई होती है जो लगभग है 144 घन फुट के बराबर होता है। उसके बाद में आता है घन फीट। तो घन फीट होता है 1728 घन इंच वाले लकड़ी की मात्रा को क्या कहते हैं? घन फुट कहते हैं। फुट के बारे में, किसके बारे में? घन फुट। घन फुट की बात करें तो घन फुट होती है वो 1728 घन इंच के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1728 घन इंच के जो बराबर होती है वो होती है घन फुट। 1728 घन इंच के बराबर होती है घन फुट। उसके अलावा अगली टर्मिनोलॉजी आती है अपनी, अगली वो आती है ठोकर। किसके बारे में आती है? ठोकर के बारे में आती है कि ठोकर क्या होती है। अगली टर्मिनोलॉजी क्या है? ठोकर। ठोकर क्या होती है? तो ठोकर क्या होती है कि वह वृक्ष जिसकी है जो किसी कीट, किसी रोग या वातावरणीय कारण से है जो सूख जाता है और उसे है जो जलाने में काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? ठोकर कहलाता है। वह वृक्ष, ठोकर क्या होती है कि वह वृक्ष जो किसी कीट, रोग या कोई वातावरणीय परिस्थिति या वातावरणीय परिस्थितियों के कारण या वातावरणीय परिस्थितियों के कारण जो वातावरणीय परिस्थितियां होती है इन वातावरणीय परिस्थितियों के कारण सूख जाता है तथा इसका उपयोग जलाने में लेते हैं। किसमें लेते हैं? जलाने में लेते हैं। क्या कहलाता है? ठोकर कहलाता है। ठोकर क्या होती है कि वो वृक्ष जो है किसी कीट, रोग या वातावरणीय परिस्थितियों के कारण सूख जाता है तथा उसका उपयोग है जो जलाने के काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? ठोकर कहलाता है। उसके अलावा अगर अपन आगे बात करें, अगली डेफिनेशन की बात करें अगर अपन, तो अगली अपनी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है, उस अगली डेफिनेशन की बात करें तो अगली डेफिनेशन आती है कॉपीस आती है। क्या आती है? कॉपीस आती है। कॉपीस की बात करें तो कॉपीस क्या होता है कि किसी भी वृक्ष को भूमि के पास से 1 फीट ऊपर से काटने के बाद उसमें जो पुनः वृक्ष का निर्माण होता है और जो पुनः वृक्ष के निर्माण होने की क्रिया है तो वो कॉपीस कहलाती है। कॉपीस क्या होती है? कॉपीस की बात करें, कॉपीस क्या होती है कि किसी भी वृक्ष को भूमि के पास से, भूमि के 1 फीट पास से, किसी भी वृक्ष को भूमि के 1 फीट पास से काटने पर उससे पुनः वृक्ष निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? कॉपीसिंग कहलाती है। कॉपीसिंग क्या होता है कि कोई भी वृक्ष है, वृक्ष को अपन है जो भूमि के 1 फुट पास से 1 फीट पास से है जो काटते हैं तो उसे काटने के बाद में जो उससे पुनः वृक्ष का निर्माण होता है, उससे पुनः है जो वृक्ष की नई नई डालियां निकलती है, उन डालियों को है जो कॉपीस कहलाता है। उसके बाद में आता है कोल्ड। कोल्ड होता है 128 घन फीट लकड़ी का गोल बॉक्स है जो कोल्ड कहलाता है। कोल्ड की बात करें अगर अपन, कोल्ड क्या कहलाता है? तो कोल्ड की बात करें, कोल्ड की, तो कोल्ड क्या होता है? तो कोल्ड होता है वो ये होता है 128 घन फीट लकड़ी का गोल बक्सा होता है। क्या होता है? 128 घन फीट लकड़ी का गोल बक्सा। जो 128 घन फीट लकड़ी का गोल बॉक्स होता है वो 128 घन फीट लकड़ी का गोल बॉक्स है वो क्या कहलाता है? कोल्ड कहलाता है। उसके बाद में अगली डेफिनेशन की बात करें तो अगली डेफिनेशन आती है वनीकरण। क्या आती है? वनीकरण। वनीकरण की बात करें तो इसको है जो एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन भी इसको है जो कहा जाता है। एफॉरेस्टेशन। इसमें क्या होता है? वनीकरण क्या होता है कि किसी भी है जो भूमि पर है जो खाली पड़ी जमीन पर है वनों को लगाने की क्रिया या जो पौधों को लगाने की क्रिया है वो वनीकरण कहलाती है। किसी भी खाली पड़ी जमीन पर वनों का विकास, किसी भी खाली पड़ी जमीन पर, कोई भी खाली पड़ी हुई जमीन है
कोई भी खाली पड़ी हुई जमीन है, उस खाली पड़ी हुई जमीन पर पौधों का विकास क्या कहलाता है? उस खाली पड़ी जमीन पर पौधों का विकास है वो वनीकरण कहलाता है। खाली पड़ी जमीन पर वनों का विकास, वनों का विकास क्या कहलाता है? वनीकरण कहलाता है। जो वनों का विकास करते हैं, वनों का विकास क्या कहलाता है? वनीकरण कहलाता है। उसके अलावा अगर अपन अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें, अगली टर्मिनोलॉजी अपन बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो वो है टॉपर। क्या है? टॉपर। टॉपर की बात करें तो मुख्य तने का जो ऊपरी भाग पतला तथा जो नीचे का भाग मोटा होता है उसे है जो टॉपर कहते हैं। टॉपर की बात करें अपन कि टॉपर क्या होता है? मुख्य तने का ऊपरी भाग पतला मुख्य तने का ऊपरी भाग पतला तथा नीचे वाला भाग मुख्य तने का ऊपरी भाग पतला तथा नीचे वाला भाग का पतला होना है। ऊपरी वाले भाग का मोटा तथा मुख्य तने के ऊपर वाले भाग का पतला तथा निचले भाग का मोटा होना, निचले भाग का मोटा होना क्या कहलाता है? टॉपर क्या कहलाता है? टॉपर क्या होता है? कोई भी तना है, जैसे ये वृक्ष का तना है तो इसका ऊपरी भाग है वो है पतला है और जो इसके नीचे का भाग है वो तो मोटा है। ऊपरी भाग का पतला तथा निचले भाग का मोटा होना क्या कहलाता है? टॉपर कहलाता है। बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन की। अगली डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो अगली डेफिनेशन है वो है अपने इकोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी क्या होता है कि पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी की बात करें अपन, पारिस्थितिकी की बात करें, इकोलॉजी की बात करें अगर अपन, तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी की बात करें अगर अपन, इकोलॉजी की अगर अपन बात करें कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी की बात करें तो वो क्या होता है कि पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य अध्ययन पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के मध्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। उसके बाद में बात करें तो अगला अपने टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है टॉपर। टॉपर हो गया है अपना कि मुख्य तने का ऊपरी भाग पतला और निचली भाग जो मोटा होता है उसे टॉपर कहते हैं। उसे अगले अपन टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है क्राउन। क्या आती है? क्राउन। अगर अपन क्राउन की बात करें कि क्राउन क्या होता है, क्राउन या ताज की बात करें, इसको है जो ताज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज भी कहते हैं। क्राउन या ताज की बात करें कि क्राउन या ताज क्या होता है, तो मुख्य तने का ऊपरी भाग है जो जो तना क्या क्राउन कहलाता है। क्या? वो जो वृक्ष का बोला होता है, जो बोल होता है, बोले के जो ऊपर का भाग है वो क्राउन कहलाता है। तो क्राउन क्या होता है? वृक्ष के बोले के ऊपर का भाग, बोले के ऊपर का भाग। जो वृक्ष का बोल होता है, बोले यानी कि जो वृक्ष का मुख्य तना होता है, इस मुख्य तने के जो ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। इसको वृक्ष का ताज या वृक्ष का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको है जो वृक्ष का ताज, क्राउन को वृक्ष का ताज या वृक्ष का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष का ताज या वृक्ष का मुकुट। बोले को है जो क्राउन को है जो वृक्ष का ताज या वृक्ष के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा बात करें तो एक पेड़ की शाखा हो पत्तियों वाला क्षेत्र होता है। क्या होता है? पेड़ का शाखाओं वो पत्तियों वाला क्षेत्र, पेड़ का शाखाओं तथा पत्तियों वाला क्षेत्र, शाखाओं व पत्तियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वो है जो क्राउन कहलाता है, क्राउन या ताज कहलाता है। अब बात करें अपन क्राउन की, तो क्राउन के आधार पर है जो वृक्षों को है जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? क्राउन के आधार पर वृक्षों को है जो 3 भागों में बांटा गया है। क्राउन के आधार पर अगर अपन बात करें तो वृक्षों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्राउन के आधार पर वृक्षों को कितने भागों में बांटा है? क्राउन के आधार पर है जो वृक्षों को है वो 3 भागों में बांटा है। पहला आता है सिलेंड्रिक। कौन सा आता है? पहला आता है वो आता है सिलेंड्रिक।
जो सिलेंड्रिक होते हैं वो सिलेंड्रिक क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। जो सिलेंड्रिकल क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल है ये है जो नीलगिरी है, अशोक है, ये है जो सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल में कौन, इनके एग्जांपल की बात करें तो क्या है, नीलगिरी, जो अशोक का वृक्ष है ये है जो सिलेंड्रिकल होते हैं। नीलगिरी, अशोक ये आदि है जो सिलेंड्रिकल होते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो दूसरा होता है क्राउन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, वो होता है कॉनिफर्स। कौन सा होता है, कॉनिफर्स। अगर अपन कॉनिफर्स की बात करें, कॉनिफर्स की बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है, कॉनिफर्स की बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष है, पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष कौन से होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष है वो कॉनिफर्स क्राउन प्रकार के होते हैं। जिनमें क्राउन है वो कॉनिफर्स प्रकार के होते हैं। जैसे चीड़ वृक्ष हो गया, कौन सा वृक्ष हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो चीड़ का वृक्ष, जो चीड़ का वृक्ष है उसमें जो ताज है वो कॉनिफर्स प्रकार का पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो तीसरा है वो है स्पेरिकल। कौन सा है, स्पेरिकल। तीसरे प्रकार के वृक्ष है वो कौन से है, स्पेरिकल। स्पेरिकल की बात करें तो स्पेरिकल में है जो अपने जो सामान्य पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आम का पौधा हो गया, बरगद हो गया, जो पीपल हो गया, ये है जो स्पेरिकल में आते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, आम, बरगद और जो पीपल के पौधे हैं वे है जो स्पेरिकल में आते हैं। तो ये हो गया क्राउन। क्राउन के आधार पर तीन पौधे प्रकार से है जो पौधों में बांटा गया है। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल में नीलगिरी, अशोक ये आते हैं। उसके अलावा दूसरा है जो है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में पहाड़ी वृक्ष के, पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष आते हैं, जैसे उनमें है चीड़ का वृक्ष है वो हो गया। और अगले है स्पेरिकल। स्पेरिकल में आम, बरगद, पीपल ये सब आते हैं। कल है जो अपन इनके है जो आज में है जो पिक्चर लाने भूल गया, कल है जो मैं इनके है जो पिक्चर अभी आपको है जैसा लेके आऊंगा और बताऊंगा। अब बात करते हैं अपन अगली टर्मिनोलॉजी की। अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी स्टैंड। क्या है, अगली टर्मिनोलॉजी है वो है स्टैंड। स्टैंड क्या होता है, एक जैसे वृक्षों का समूह है वो स्टैंड कहलाता है। अगर अपन स्टैंड की बात करें, स्टैंड क्या होता है, स्टैंड होता है स्टैंड। स्टैंड की बात करें तो एक जैसे वृक्षों का समूह। क्या, एक जैसे वृक्षों का समूह। एक जैसे वृक्षों का समूह क्या कहलाता है, स्टैंड कहलाता है। ये है जो ताज में है जो एक समान होते हैं। जो ताज में एक समान वृक्ष हो गए उसको है जो स्टैंड कहते हैं। जैसे अपन पीछे देखें तो ये बरगद, आम, पीपल, इनका ताज है जो एक समान होता है, स्पेरिकल होता है। तो इनको है जो इनका समूह क्या कहलाएगा, स्टैंड कहलाएगा। और नीलगिरी, अशोक, इनका समूह क्या कहलाएगा, ये सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल प्रकार के जो इनमें क्राउन पाया जाता है। नीलगिरी, अशोक का समूह है जो क्या कहलाएगा, स्टैंड कहलाएगा। तो इस प्रकार के समूह है वो स्टैंड कहलाते हैं। उसके अलावा अपन देखें तो अगला आता है पोलार्डिंग। क्या आता है, पोलार्डिंग। अगर अपन पोलार्डिंग की बात करें कि पोलार्डिंग क्या होता है, अगर अपन पोलार्डिंग की बात करें कि पोलार्डिंग क्या होता है, तो पोलार्डिंग की बात करें तो वृक्ष की कटाई भूमि की सतह से 8 से 9 फीट ऊपर से करते हैं तथा उससे जो नए कल्ले निकलते हैं और कल्ले से जो वृक्ष बनता है उसको है जो पोलार्डिंग कहते हैं। पोलार्डिंग क्या होता है, वृक्ष की कटाई, वृक्ष की कटाई भूमि के, कटाई भूमि से, भूमि की सतह से 8 से 9 फीट ऊपर से करते हैं। सतह से 8 से 9 फीट ऊपर से करते हैं। जब वृक्ष की कटाई है जो भूमि की सतह से 8 से 900 फीट ऊपर से करते हैं तो उनसे निकलने वाले कलों से नए पौधों का विकास होता है। उनसे निकलने वाले कले होते हैं, कलों से जो निकलने वाले कले होते हैं, इन कलों से है जो पौधों का विकास होता है। इन पौधों का विकास को क्या कहते हैं, पौधों का विकास होता है। इन पौधों का विकास है वो क्या कहलाता है, पोलार्डिंग कहलाता है। पोलार्डिंग क्या होता है, जैसे भूमि का तना है कोई 8 से 9 फीट ऊपर से अपन ने काट दिया तो वहां से है जो नए कले निकलते हैं। इन कलों से है जो पौधे का विकास करते हैं। उस पौधे के विकास करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, जो नए वृक्ष का निर्माण होता है, वृक्ष का निर्माण है वो क्या कहलाता है, पोलार्डिंग कहलाता है। उसके अलावा अगला अपन टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है कॉनोपी। कौन सी आती है, कॉनोपी। अगली अपनी टर्मिनोलॉजी की बात करें वो आती है कॉनोपी।
कॉनोपी की बात करें अपन, तो इस कॉनोपी को है जो हिंदी में अगर बात करें तो इसे वन का मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? वन मंडप या कॉनोपी, वन मंडप। ये कॉनोपी या जो वन मंडप होता है, इसके बारे में अगर अपन बात करें कि कॉनोपी या वन मंडप क्या होता है, तो वनों के ऊपर से देखने पर है जो वनों में है जो अलग अलग प्रकार की जो क्राउन की परत दिखाई देती है, उसे है जो कॉनोपी कहते हैं। कि वनों को ऊपर से देखने पर, वनों को ऊपर से देखने पर जब अपन वन को है जो ऊपर से देखते हैं, तो वनों को ऊपर से देखने पर वनों में है जो अलग अलग प्रकार के क्राउन की परत पाई जाती है। वनों में अलग अलग प्रकार के क्राउन की परत पाई जाती है। जो अलग अलग प्रकार के क्राउन की परत पाई जाती है, उस क्राउन की परत को क्या कहते हैं? कॉनोपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉनोपी कहते हैं। जो वृक्षों में जो वन है, वनों को अगर अपन ऊपर से देखते हैं तो उसमें पाए जाने वाले वनों में है जो क्राउन है, उनमें है जो अलग अलग परतें पाई जाती है। उन अलग अलग परतों को है जो क्या कहते हैं? उसे है जो कॉनोपी कहते हैं। उसके अलावा अगली अपन डेफिनेशन की बात करें तो अगला आता है अपना सेल्वेज कट आता है। क्या आता है? सेल्वेज कट। तो किसी भी कीट या रोगग्रस्त वृक्ष को काट कर है जो उसके स्थान पर है जो उसको काट कर हटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेल्वेज कट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्वेज कट। अब बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन सेल्वेज कट की। सेल्वेज कट की बात करें, सेल्वेज कट की बात करें अगर अपन, तो सेल्वेज कट क्या अलावा अगर अपन बात करें अगली डेफिनेशन 21 नंबर की डेफिनेशन है मैंग्रोव वन। क्या है? मैंग्रोव वन। अगर अपन मैंग्रोव वन की बात करें तो लवण प्रिय पौधे होते हैं, वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण प्रिय पौधे। जो लवण प्रिय पौधे होते हैं जो लवणीय भूमि में उगते हैं, वे है जो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। और ये है जो इनको है जो होलोटाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोटाइप भी है जो वन प्रकार कहते हैं, होलोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोफाइट। जो इन्हें होलोफाइट के नाम से भी है जो जाना जाता है। होलोफाइट होते हैं जो क्या होते हैं? लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं, और ये है जो तटीय क्षेत्रों में आते हैं। तो आज है जो अपन है जो मुख्य डेफिनेशन है इसके बारे में चर्चा की है, उसे आगे का है जो अपन लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन को जो पढ़ाया गया है ये आपको है जो समझ में आ गया होगा। अभी तक है जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के पास में भी है जो इसकी लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी है जो अधिक से अधिक फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।